नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राहुल सिंह शेखावत। चर्चा महाराष्ट्र की। आप जानते हैं कि सरकार जो महाविकास आघाड़ी की थी वो गिर चुकी है। यानी ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं है। उनके बाद उन्हीं की पार्टी के जो बागी थे एकनाथ शिंदे पर बीजेपी ने दांव खेला है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद बहुमत हासिल भी उन्होंने कर लिया है। और इसके पहले स्पीकर का चुनाव भी हो गया है जो बीजेपी का है। और बावजूद इसके कि तमाम बहुत सारे मामले थे जो अभी पेंडिंग है, रादर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर इस अभी स्पीकर का चुनाव हुआ, लेकिन पहले स्पीकर नहीं थे तो डिप्टी स्पीकर थे। तो जब पूरी उठापटक हुई थी तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की पेचीदगियां थी। मीनवाइल राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात की थी। कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप फ्लोर टेस्ट करा दीजिए, बाकी चीजें चलती रहेंगी। सवाल ये उठता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन कोर्ट में जो मामले हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और 10th शेड्यूल जो जिसमें विशेषाधिकार है, जो स्पीकर है दल बदल के मामले में, जो उसको अधिकार दिए गए ताकि दल बदल ना हो। ये सुनिश्चित हो जो भी जीत के आया, जिस पार्टी से आया, जिस सिंबल पे आया, अगले 5 साल तक, तब तक विधानसभा का या संसद का कार्य या लोकसभा का कार्यकाल है, तो वो उसी तरफ बैठे, अपनी तरफ जहां से वो जीत के आया है। लेकिन परिभाषाएं आए दिन हर दल बदल के साथ नई नई चीजें, नए नए तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो फिलहाल मामला कोर्ट में है। लेकिन अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में ठाकरे मुक्त शिवसेना की एक रणनीति नजर आ रही है बीजेपी की। आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे को जिस तरह से बीजेपी ने अपने देवेंद्र फडणवीस को स्टेप डाउन, एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल बेइज्जती भी इसको आप कह सकते हैं कि बेइज्जत करके उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। और उनको जो था एकनाथ शिंदे को जो था कमान सौंपी, जिससे साफ है कि उनका जो टारगेट है 24 से पहले ठाकरे मुक्त शिवसेना। और इससे पहले आप जानते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं। सवाल ये कि ख्वाब बहुत सारे हैं, लेकिन ख्वाब कितने अमल हो पाएंगे। और खासतौर पर महाराष्ट्र में चूंकि मामला तकनीकी भी है, तो उसमें कई आयाम आगे देखने को मिल चुके हैं। तो इसी मुद्दे पे सवाल अब ये भी उठता है कि क्या फिलहाल ठाकरे मुक्त शिवसेना करने के उसमें अगली उनकी सेंधमारी कहीं बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस और एनसीपी में नहीं है। क्योंकि अभी तक सत्ता में थे, साथ थे, लेकिन सत्ता से हटते हुए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या सेंधमारी वहां भी होगी? और सवाल ये भी कि शिंदे कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या तकनीकी पेचीदगी के बीच में क्या फिर से कहीं एक नाथ तो नहीं होगा? तो ये सारे तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए अजय वर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए। राजीव खन्ना सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, वेरी फर्स्ट कमेंट, क्या लग रहा है सारी चीजों को? क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। देखिए राहुल, एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये सारा खेल जो है 2024 के लिए हो रहा है। अब उसमें दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखना बीजेपी का जो है वो रहेगा। उससे भी इम्पोर्टेंट, खासतौर पे अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो वहां जो कंपटीशन है वो, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना दोनों कंटेंडर है कि हिंदुत्व का बड़ा खिलाड़ी कौन। अब आप जानते हैं कि हिंदुत्व के खेल जो भी इनकी जो आइडियोलॉजी है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी है। अब एक समय वो भी था कि शिवसेना वो सेड मोर राइट देन राइट। एक समय वो था जब शिवसेना को हम राइट का भी राइट कहते थे। और आज वही शिवसेना, खासतौर पे जो ठाकरे का रूल रहा है और जो ठाकरे का किरदार है, वो बड़ी मॉडरेट सी फोर्स नजर आई है। इस बीच में अब ये है कि इस शिवसेना को आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कोशिश तो यही कर रही कि शिवसेना खत्म की जाए महाराष्ट्र से, पर क्या ऐसा हो पाएगा? ये मतलब ये कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत की बात भी हो रही है, पर कांग्रेस मुक्त भारत कहाँ अचीव कर पाएगी? मतलब जितना ये अपना सक्सेस रेट भी बता रहे हैं, तो उसमें भी आप देखिए तो इनके अपने ही एमपी कितने कांग्रेस से हैं, या कांग्रेस का जो और अगर आप आइडियोलॉजिकली भी देखें तो फिर बीजेपी का कितना कांग्रेसीकरण हो चुका है ये भी हम देख रहे हैं। आज जो बीजेपी खेल खेल रही है महाराष्ट्र में, जो खेल खेला है बीजेपी ने, या बाकी जगह भी जो चल रहा है, या मैं कहूंगा कि जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इनकम टैक्स है, तो कांग्रेस का ही तो हथकंडे थे ये। आप और कांग्रेस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है इनमें। तो कांग्रेस मुक्त करना या शिवसेना मुक्त करना, अभी मतलब ये तो खेल की शुरुआत है। अभी आप ये भी समझिए कि आज एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर ये जो बाकी एमएलए हैं, क्या आप सोचते हैं कि
चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे अगली बार शिवसेना से? इनका काडर इनको कैसे रिएक्ट करेगा? ये तमाम चीजें हैं, इनके बीच में आप जब बात कर रहे हैं तो एक हाइपोथेटिकल सी बात आती है कि ठीक है, एक कांग्रेस मुक्त भारत या शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र की बात है, पर ये चीजें इतनी आसान नहीं है। और शिवसेना, हम सब जानते हैं कि शिवसेना का ग्रोथ, उसका जो पॉलिटिकल पास्ट है, जो उसकी ग्रोथ है, वो किन हालातों में हुई और कैसे हुई और उसके पीछे के क्या फैक्टर्स थे। और महाराष्ट्र में एक चीज, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, ये केवल हिंदुत्व का एक फोर्स नहीं है शिवसेना, ये हिंदुत्व प्लस रीजनलिज्म, ये दो फैक्टर्स जो हैं ये कंबाइन करके आगे चले हैं। तो शिवसेना को उस पॉलिटिकल मैप से इतनी जल्दी हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल इतना ही कहूंगा राहुल। ठीक है, अजय जी अनम्यूट कर लीजिए। कांग्रेस मुक्त की तो बात एक लंबी पूरी तकरीर पिछले 8 साल से चल रही है, क्योंकि किसी और ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था। और अब जो है ये इस बीच में ये ठाकरे मुक्त शिवसेना वाली कॉन्सेप्ट कहां से आ गई? नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई किससे लड़ेगी? क्योंकि रीजनल फोर्सेस के साथ, तो उनके साथ आप भी जानते हैं, रीजनल स्टेट फोर्सेस जो हैं, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन बीजेपी इन देयर स्टेट्स। आपको एक चेहरा चाहिए होता है ना, यूं देखिए, होता क्या है कि आपको एक स्केपगोट या स्क्रे क्रो चाहिए होता है। तो आपने कांग्रेस को बना रखा है, हमें कांग्रेस को हर जगह से हटाना है। आपको एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसा चाहिए जिसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रही है, जिससे कि 2024 में जब आप जाएं तो आप ये कह सके राष्ट्र को चलाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी चाहिए। पर साथ में आपको एक ऐसा फोर्स भी चाहिए जिसके साथ राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे आप फाइट भी कर सके इलेक्टोरली। क्योंकि रीजनल लेवल पे तो आप लड़ ही नहीं सकते ना। आप देख लीजिए ना, 6-7 स्टेट ऐसे हैं जहां आपने लड़के देख लिया अलायंस के साथ भी, अब कहां है? आपने कांग्रेस को हटाया, रीजनल फोर्सेस वहां पर हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो मैं नॉर्थ में बिहार की बात कर लें, आप जेडीयू की सरकार तो है वहां। बंगाल की बात कर लें आप, महाराष्ट्र में आपने शिवसेना को अलग तो कर दिया, पर सरकार किसकी बनी? शिवसेना तो है ही नहीं आपके साथ, क्योंकि अभी भी शिवसेना एकनाथ का नाम नहीं है एक शिवसेना के साथ। आज भी वो एक स्प्लिंटर ग्रुप है। आपने स्पीकर का चुनाव आज करवाया, स्पीकर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाउस के अंदर किसका पावर होता है? स्पीकर का। किसके पास लेजिस्लेटिव राइट्स हैं? स्पीकर के पास। स्पीकर किस पार्टी से है? बीजेपी का। आपने प्रोपगेट कर दिया यंगेस्ट स्पीकर ऑफ दिस कंट्री, पर फिर यहां पर लॉ की बात आ जाती है, इन लॉ की बात भी आ जाती है। उनके इन लॉ एनसीपी के लेजिस्लेटिव पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं इन लॉ, और अभी लॉ का भी मामला बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इंतजार तो कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि कोर्ट क्या लाइन लेगा। आपने एक स्पीकर को, जिस समय वो पावर में था, उसने एक कॉल लिया, जो उसके राइट्स थे, प्रेरोगेटिव्स हैं, उसने एक कॉल लिया। आपने सिर्फ क्या उनको कहा कि पुट ऑन द रिकॉर्ड्स द नो कॉन्फिडेंस which has been moved against you, that's it. Has that no confidence been scrapped or thrashed? The court has to take the call. 11 जुलाई, आज 4 जुलाई है, आपने सरकार बना दी, स्पीकर बदल दिया, 164 167 है, शायद 164 है का स्ट्रेंथ ले लिया, सारी चीजें सही हैं। मैं कह रहा हूं कि लेजिस्लेटिवली आप अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते चले गए। कॉन्स्टिट्यूशनली लेट द कोर्ट टेक द कॉल। पॉपुलर सेंटिमेंट्स के लाइन पे शिवसेना आज भी आपके साथ नहीं है। शिवसेना इज स्टिल विथ उद्धव ठाकरे। आप शिवसेना का
एम्बलम, शिवसेना का जो लाइन, शिवसेना नाम एज सच आप ले लेंगे तो मैं मान लूंगा कि शिवसेना इज विथ यू। हिंदुत्व की बात, आइडियोलॉजी की बात, ठाकरे की बात, ठाकरे की फिलॉसफी की बात मैं उनमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो जो है सो अपनी जगह पे है। उद्धव ठाकरे हैज बीन एन हेयर टू दैट थ्रोन। क्यों नहीं एमएनएस वाले जो हैं हमारे ठाकरे साहब, उनको दिया गया? क्योंकि ठाकरे उस समय बाला साहब ने ये समझा होगा, कुछ सोचा होगा। इतने दिनों की राजनीति उनकी, इतने दिनों की महाराष्ट्र की समझ शायद हम आप नहीं समझ पाए, जो बाला साहब ने समझा होगा कि सिर्फ सैनिक उन्हीं के साथ जाएंगे जो परिवार का अंग है, पार्ट है। मैं नहीं कह रहा हेरिटरी रूल, क्या कहते हैं उसको, डायनेस्टिक रूल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट द लाइन ऑलवेज गोज, एक लाइन जो है ना उसकी तोड़ने की कोशिश एकनाथ ने की। आपको क्या लगता है, विल एकनाथ बी एक्सेप्टेड एज अ शिव सैनिक? मुझे आज भी शक है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, कांग्रेस को हटाओ हर जगह से, कांग्रेस नहीं रहेगा, कांग्रेस विहीन कर दो हर स्टेट को। मेरा पूछना है भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ तो अपने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते तो शायद उनसे मैं पूछता ये बात, फिर लड़ोगे किससे? फिर लड़ोगे किससे? स्टेट्स में तो पहचान तुम्हारी पता है, 10 स्टेट तुम्हारे पास है तो 5 स्टेट किसी और के पास है। कांग्रेस के नाम पे ही तो तुम अलायंस जोड़ते हो। कांग्रेस है तो तुम हो। दिस इज व्हाट आई से। ठीक है, ठीक है। राजीव खन्ना एक चीज बताइए कि ये तो रही कांग्रेस मुक्त और ठाकरे मुक्त शिवसेना की बात। देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाया, इसको किस रूप में लेते हैं? क्या उसी ठाकरे मुक्त शिवसेना करने के लिए दो चीजें इस मामले के, पूरा इसको दो रूप में देना पड़ेगा। एक टेक्निकल इशू कोर्ट का है और दूसरा मामला प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का है, और तीसरा मामला जो आपने किया था, आई डू एग्री विद यू, कि एक रीजनलिज्म जो वाली बात आपने की थी, यस दैट इज देयर। वो चुनाव की, जब चुनाव होंगे, वोटिंग किसी भी तरह की होगी, चाहे वेदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल है या उसके बाद जो भी होंगे, वो उससे पता लगेगा। लेकिन अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात हम कर और लेजिस्लेचर की हम बात करें। देखिए, मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, तो एक बहुत मतलब मैं कहूँगा पॉलिटिकल जोक एक क्रैक करते हुए उन्होंने बताया कि फडणवीस का बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी बना दिया। मतलब कि फडणवीस को, ये बीजेपी के अंदर का खेल था जिसको हाईलाइट करना मतलब जरूरी भी है, और जैसी कि लोगों की समझ है वो भी आ रहा है कि देखिए, ये कांग्रेस के दौर में भी ऐसा ही होता था कि जब एक सेंट्रलाइज्ड हाई कमांड ज़्यादा पावरफुल होती है तो किसी भी स्टेट में किसी स्टेट लेवल लीडर को उतना नहीं उठने देना चाहती। और आप वैसे देखें तो फडणवीस पिछले कुछ सालों में एक प्रोमिनेंट फेस बीजेपी का बनकर सामने आए थे, और बीजेपी के ही लीडर के रूप में, मतलब बीजेपी मीन्स फडणवीस, एक इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में दिख रही। तो कट फडणवीस टू साइज, एक तो ये किया गया, सबसे एक चीज तो ये थी। दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल कि एकनाथ शिंदे को देना, क्योंकि जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देखिए, शिवसेना का जो मैं कह रहा हूँ कि एक हिंदुत्व प्लस रीजनलिज्म, वो चीज़ है। सेकेंडली, महाराष्ट्र जो है, बीजेपी को अब हम ट्रीट करते हैं एज ए नेशनल पार्टी, पर महाराष्ट्र आज शिवसेना का होम टर्फ है। और ऐसी हालत होने के बाद जो मतलब स्थितियां बन रही थी, चलिए ठाकरे को हटाया, और अगर ये बगावत हुई उसके बाद अगर ये सो कॉल्ड शिवसैनिक सेकंड फिडल प्ले करने की हालत में आते, तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका काडर है या सपोर्ट बेस है, उन पे क्या रिएक्शन उनका होता। अभी भी वो रिएक्शन आएगा। मतलब मुझे लगता है कि जब दोबारा चुनाव आएंगे, क्या ये जो ब्रेक अवे ग्रुप है, इनकी क्या स्थिति होती है, इनमें से कितने लोग एक्चुअली जाकर अपने लोगों को फेस कर पाते हैं, वो भी एक चीज़ है। और आप ये देखिए ना कि ये पूरा मामला होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहली रात गोवा में बितानी पड़ी। इसके क्या मायने? जब हम पब्लिक सेंटिमेंट की बात करते हैं तो पब्लिक सेंटिमेंट तो
जो वोट्स थी वो शिवसेना के नाम पे थी ना। ये ब्रेकअवे ग्रुप जो बना है, और ये अभी आगे तो बहुत चीजें होंगी अभी, पर प्रैक्टिकली आप देखिए तो शिवसेना किसी भी हालत में, चाहे वो ब्रेकअवे फैक्शन हो चाहे दूसरा फैक्शन हो, सेकेंड फिडल प्ले करना इनके लिए सुसाइडल था, दोनों फैक्शंस के लिए आप लीजिए। तो उस हालत में देखिए फडणवीस को किनारे लगाया गया, और एक ह्यूमिलिएशन है ना, एक फॉर्मर सीएम को आप अल्टीमेटली बोलते हैं, डायरेक्ट करते हैं आप डिप्टी सीएम बन जाइए, और वो चुपचाप बन भी जाते हैं। वो एक बीजेपी का चलो एक इंटरनल जो सेटअप है वैसी हालत है। तीसरा सिग्नल जो जाता है कि आपका जो हाई कमांड है उसका एक रवैया आपको समझ आता है। तो स्टेट्स में खासतौर पे जहाँ रीजनल फेडरल सेंटिमेंट्स जब उठते हैं तो लोगों में क्या चीज होती है, लोग हमेशा यही चीज देखते हैं कि सेंटर जो है वो क्यों कमांड कर रहा है हमारे लीडर्स को। इस तरह सेंटर को एज अ फैसिलिटेटर ना देखकर, जब सेंटर को आप एक डिक्टेटर, हाई कमांड को आप डिक्टेटर की तरह देखने लगते हैं, तो उस पार्टी के अंदर भी वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मुझे बताइए, फडणवीस के अलावा आज बीजेपी में महाराष्ट्र में, मतलब ठीक है एक समय था प्रमोद महाजन वगैरह लीडर्स थे, बाकी भी लीडर्स रहे, फडणवीस के अलावा आज उस स्टेचर का या उतना पॉपुलर लीडर कौन आपको बीजेपी में नजर आता है? गडकरी आते हैं, पर गडकरी तो फिर सेंटर में है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, इसके चलते हुए ये पॉलिटिक्स इस तरह प्ले आउट हुई है, और अभी आगे खेल बहुत बाकी है, अभी 2.5 साल बचा है, 2024 का मामला आना है, और 2024 में अगेन रीजनल फोर्सेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा किरदार प्ले करने वाली हैं। जी राम। ठीक है। आपने जो कहा, दरअसल मैं उससे थोड़ा सा उसमें भेद नहीं, मतलब उसको मत भिन्नता नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में दरअसल कोई भी ईमानदारी की बात है, देवेंद्र फडणवीस की जो पहचान है वो बीजेपी के नेता की है। दूसरा क्या है कि वो नागपुर चूंकि रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है एक उनके लिंकिंग वहां पर भी है। दूसरा क्या है कि महाराष्ट्र की जो पूरी राजनीति है वो सेगमेंट वाइज है, अलग अलग। अगर आप कोंकण बेल्ट में जाएंगे तो अलग है, उसके बाद आप वेस्ट में जाएंगे तो अलग है, मुंबई की दुनिया अलग है, मुंबई की जो जो आपके जो उपनगर इलाका है उसकी दुनिया अलग है। तो फडणवीस भी नो डाउट पॉपुलर है, एक उन्होंने प्रूव भी किया, ऐसा नहीं है जब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई एज होल एज यूनिट महाराष्ट्र के नेता नहीं है। इवन शरद पवार बहुत बड़ा नेता है, राष्ट्रीय स्तर नेता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनकी पकड़ वो भी साफ तौर पर नहीं दिखती है। पूरी जो मराठा बेल्ट है वो उसी के। वैसे कांग्रेस का एक सेगमेंट उनका है, और हकीकत ये है कि शिवसेना की वजह से बीजेपी वहां पावर में आती रही है, क्योंकि शिवसेना का जो वोट था हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को पड़ता था। सारा खेल लड़ाई का ये, और इवन कांग्रेस एनसीपी अगर आज फिर एक हो जाए, मर्जर अगर हो जाए, एक टैक्टिकल आ जाए तो शायद चीजें बदलेगी। ये खैर मामला दूसरा है। अजय जी, वो सवाल मेरा आपसे ये है कि फडणवीस को जिस तरह से एक तरह से कहते हैं ना बैकहैंड पे रखा गया, क्या वजह वो ये है कि एक बात तो ये निकल के है कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जो कहते हैं कि मोदी शाह के निजाम में कोई तीसरा आगे बढ़ता या बढ़ता हुआ दिखता नजर आता नहीं है, अगर आता है तो फिर उसके जो था आगे बैरियर लगा दिए जाते हैं, या फिर वो कोर्ट का डर है, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी ओड इवन मामला है, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पे भी ये वैकेशन बेंच थी, क्योंकि उन्होंने सुना वो क्या सोच समझ। हाँ, क्योंकि जितनी समझ मेरी अपनी लेजिस्लेशन समझ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें बहुत सारे लैकुन है, क्योंकि कोर्ट का मामला उस पर बोलना उचित नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारे लैकुनाज हैं। इससे पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं जो 10 शेड्यूल है, 10 शेड्यूल ही पूरी तरह से मतलब उस घेरे में आ गई है, उसका वजूद क्या बचता है? राहुल जी, मेरे हिसाब से मुझे अभी भी लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम है उनको स्ट्रैटेजी की बहुत कम समझ है। कहते हैं ना कि फेस वैल्यू पे कूद जाते हैं, छोटी छोटी बातों को कान में सुन लिया और खेल जाते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक है। इनको लगता है कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, कि एकनाथ शिंदे को आगे करके हमने शिवसेना को अपने साथ कर लिया, और शिव सैनिकों को ये फील जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव हो या एकनाथ हो, है तो शिवसेना का ही। पर बाला साहब के समय से शिव सैनिकों को एक चीज़ पता है, आपको भी, जैसे राजीव जी भी पहले इन्होंने इसका वर्णन कर रखा है और बात इनके साथ भी हुई थी इस पे, कि वहाँ क्या है, मराठी मानुस महाराष्ट्र की जनता को ही शिवसेना अपनी जगह देता है, तरजीह देता है। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र के हैं, एकनाथ भी, देवेंद्र फडणवीस भी,
पर सवाल होता है कि उनको पता है ना कि राजनीति कहाँ से किया जा रहा है, खेल कहाँ से हो रहा है। हिंदुत्व की बात हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पर हम हिंदुत्व की बात रीजनल लेवल पे करते हैं, आप हिंदुत्व की बात राजनीतिक लेवल पे करते हैं। हम बात करते हैं स्टेट के प्रेजेंस की, हम बात करते हैं रीजनल फोर्सेस की, आप बात करते हैं राजनीति की। उनको नहीं पता है क्या? आम जनता, आप जैसे हम जैसे लोग जब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ भी टी स्टॉल्स पे, बड़ा पाव के स्टॉल्स पे ये डिस्कशन हो रहा हो? जैसे बनारस में, जैसे यूपी में टी स्टॉल्स पे डिस्कशन होता है ना, महाराष्ट्र में भी बड़ा पाव के कॉर्नर्स पे डिस्कस होता है, और बहुत ही एग्रेशन के साथ डिस्कशंस होती हैं कि हमारे महाराष्ट्र को कौन घुसने जा रहा है, हमारे महाराष्ट्र में, हु इज गोइंग टू टेक ओवर आवर राइट्स। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और ये जो जागृति है ना, बाला साहब ने पैदा किया है। उनको पता था कि राजनीति करना है तो हिंदुत्व के साथ मराठी मनुष्य का भी राजनीति साथ हो, छत्रपति शिवाजी की बात हो, ना कि सिर्फ अयोध्या और कृष्ण भूमि की बात हो। उन्होंने सबको एक साथ जोड़ा क्योंकि उनको पता था कि महाराष्ट्र की राजनीति यही है, और यही रीजन है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने शिव सैनिकों के साथ पूरे महाराष्ट्र पे कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस बनाया। मुझे एक पार्टी बता दीजिए आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो पूरी तरह से महाराष्ट्र पे काबिज है। सारे लोग कस्बों में बटे हैं, क्षेत्रों में बटे हैं। इवन पवार साहब को भी राजनीति करना होता था ना, तो बाला साहब के दरबार में ही जाते थे, और बाला साहब खुल के बोलते थे कि ही कैन बी अ फ्रेंड बट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। उसके बाद भी पवार साहब बाला साहब के पास ही जाते थे, क्योंकि उनको पता था लोगों की मजबूरी, आम जनता जिसके साथ है। आज भी मैं यही कहूंगा, देखिए आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, पर अभी भी ठाकरे नाम एक सिक्का है, एक स्टैंप है राजनीति में, और इसी को पहले आपको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आप महाराष्ट्र की राजनीति पे तो देवेंद्र फडणवीस नहीं कर पाते। बीजेपी को पता था ये स्ट्रैटेजिकल मूव था, मे बी रॉन्ग और राइट, मेरे हिसाब से वो गलत मूव, आरएसएस का ये मूव था। देवेंद्र फडणवीस इज क्लोज टू गडकरी, एंड हाउ क्लोज इज गडकरी टू द सेंट्रल पावर्स इन बीजेपी एवरीबडी नोज। तो ये कहीं ना कहीं तो प्ले आउट करता है ना। हमें भी तो, व्हेन आई एम इन पावर, राहुल जी, मैं भी तो अपनी जगह बना के रखूंगा, अपने लोगों को स्थापित करूंगा। बिल्कुल, पावर में आने के बाद पावर को बचाए रखना, पावर को विस्तार करना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने शरद पवार का जिक्र किया। देखिए, शरद पवार की राजनीति शुरू से लेकर आज तक वो एक गिरगिटिया पॉलिटिक्स उनकी हमेशा रही है। कोई उनका स्टेबल कोई स्टैंड रहा हो। इवन अगर आपको याद हो तो सरकार पिछली बार भी, मतलब पिछली से पिछली बार सरकार थी बनवाने में किसका योगदान था? बीजेपी की। शुरू में उन्होंने एक पैसे दिया था। तो ये रही बात। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स, उसमें जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव होंगे या जब चीजें सड़कों पर आएंगी तो उसमें जाहिर सी बात है ठाकरे नाम है, ठाकरे शब्द ही महत्वपूर्ण है। फौरी तौर पे नुकसान है, सरकार गिरी है, उद्धव ठाकरे को हटना पड़ा है, राजीव खन्ना। लेकिन एक चीज और है इसमें साथ ही साथ, क्योंकि भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। ये विधायक और आज जब कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली में आया था तो एक विधायक और उसने पाला बदल किया है, जो कल तक आंसू बहा रहा था। तो क्या शिवसेना में भी और गुंजाइश है कि चलो भैया यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, वहीं चल दो, जब तक है अगली बार फिर आके ठाकरे साहब के पैर छू लेंगे? राहुल, देखिए पॉलिटिक्स में ये आयाराम गयाराम ये चलता है, पर महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक तो पहले ये स्टडी करना ज़रूरी है, या परतें जब खुलेंगी तब पता लगेगा आपको। अभी 2-2.5 साल बचे हैं कि जो लोग ये शिंदे के साथ गए हैं ये भी क्यों गए, इन पे किस तरह के प्रेशर्स थे, क्या फोर्सेस काम कर रही थी, क्या इनके ऊपर जो एक तरह से दबाव थे, वो देखना जरूरी होगा। बाला बदलना और वापस आना ये मतलब इतना आसान नहीं रहेगा। और फिर ये कि
आप देखिए, ये शिवसेना जो है, इसके ज्यादातर लीडर्स जो हैं, ये इनका और ठाकरे का स्टेचर जो है वो कितना फर्क है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी लोग ये एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, इनमें से कितने लोग आज भी अपने इलेक्टोरेट को फेस करने की किस हालत में हैं, आप समझ लीजिए। शिवसेना का जो काडर अपना है वो एक चीज है, इनके अपने सपोर्टर्स या वोटर्स जो हैं वो अलग चीज है, और फिर ये किस मुंह से उनको फेस करेंगे। देखिए, मोटे तौर पर जितने भी आप लोगों से बात कीजिए तो आज ये है कि एक तरह से ये जो एमएलए गए हैं शिंदे के साथ, इनमें से ज्यादातर को पता है कि इनकी एटलीस्ट शिवसेना के नाम पे जो राजनीति थी उसका एक तरह से दी एंड ही है। अब इनके सामने ये था कि किस मतलब क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या वो प्रेशर्स जो इन पे काम कर रहे थे, जो भी कारण रहे थे, चाहे वो ईडी रहा हो या कोई और एजेंसी इनको देख रही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए जब आप पावर में आए हैं तो इन सब के एसेट्स भी ज्यादातर के तो बड़े ही होंगे। अब वो प्रोपोर्शनेट डिसप्रोपोर्शनेट हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में वो सब अंदाजा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये लोग वहाँ गए हैं, और क्या फैक्टर्स, क्या ये अगर ये ठाकरे के साथ रहते तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखिए, खेल मतलब कई लेवल्स पे खेले गए हैं और इनमें इनको पता है कि क्या होगा। अब बात घूम फिर कर वही आती है कि पब्लिक सेंटिमेंट कहाँ जाता है। पहली चीज पब्लिक सेंटिमेंट, कार्डर सेंटिमेंट कहाँ जाता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2024 के लिए ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तो 24 में रीजनल फोर्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी अक्रॉस इंडिया। जैसा अजय ने कहा कि आप स्टेट्स में लगा लीजिए, बीजेपी जो बात कर रही है कांग्रेस मुक्त, एक स्लोगन ही बनकर रह गया है। कांग्रेस की ठीक है, इस समय पे कुछ कमियां हैं, ये वो कांग्रेस के जो अपोजिशन सेंटिमेंट है उसको कैच नहीं कर पा रही, वो लीडरशिप नहीं है या वो क्राइसिस है, वो तमाम चीजें हैं। अच्छा, रही बात पवार की जो हम बात कर रहे हैं, शरद पवार के लिए भी तो एक तरह से ये एक, मैं कहूँगा एक सेटबैक ही रहा है ना जो हुआ। शरद पवार को जब आप एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह देखते हैं नेशनल लेवल पे, आपकी जो एक इमेज प्रेजेंट की जाती है, जो कोलिशंस वर्कआउट करते हैं या जो सरकारें बनाने वाले किंग मेकर, जो भी आप उनकी जो रेपुटेशन रही, तो अगर ये अपने ही होम स्टेट पर अपनी ही सरकार वो नहीं बचा पाए तो उनके लिए भी तो एक सेटबैक है ये। अब वो कैसे चीजें मेंड की जाती हैं, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आगे बनते हैं, वो आगे देखना हो। जी राहुल। बिल्कुल, देखिए शरद पवार का आपने जिक्र किया, तो शरद पवार को इससे ज्यादा चाहिए क्या था। अगर बमुश्किल 50 विधायक और सरकार चलाने को एक डमी मतलब पर्दे के पीछे अगर मिल जाए, तो गवर्नमेंट का पूरा फॉर्मेशन चूंकि पर्दे के पीछे अगर कोई थे तो शरद पवार थे, और 2.5 साल सरकार चलाने को मिल गया, क्योंकि विपक्ष में रहते, देखिए आज की तारीख में चूंकि अल्टीमेटली वो कहने के लिए टेक्निकल नेशनल पार्टी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी प्रेजेंस जो है वो महाराष्ट्र तक है वास्तव में क्षेत्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी कोई भी पावर में 10 साल तक, क्योंकि 5 साल पहले निकल गए, इस 5 साल फिर उनको रहना है। अब 2.5 साल अगर मीनवाइल उनको सरकार चलाने को मिल गया, और शिवसेना के जो तबके की सबसे बड़ी दिक्कत भी ये थी ना कि सरकार, इवन कांग्रेस के अंदर भी अनरेस्ट है कि सरकार तो शरद पवार ही दरअसल चला रहे हैं। अजय जी, ये तो बात रही एक, तो क्या शरद पवार को अब अगली जो बारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आ रही है कि अब तक तो सरकार थी, चलो बाकी छोटे मोटे इंटरेस्ट सबके चल रहे होंगे, अब जबकि शरद पवार की पार्टी बाहर है, और दूसरी बात है ये दिक्कत शरद पवार के साथ भी आ सकती है, उनकी कमजोर कड़ी अजीत पवार है, क्योंकि उनके बीजेपी से ठीक ठाक संबंध, उनके खासतौर पर फडणवीस उनके अच्छे खासे संबंध है, क्योंकि वहां भी तो परिवार घूम फिर के वही आती है ना, परिवार की स्थिति डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स है। कल शरद पवार को अपनी विरासत दे रही है, अब उनकी उम्र भी भगवान करे वो लंबा जाए, लेकिन अब उम्र उनकी जिस स्टेज में पहुंच गए हैं, तो वो भी एक अपने आप में मैटर करता है, तो किसी न किसी को फ्री हैंड या एक तरह से कह सकते हैं वो देना पड़ेगा। तो क्या अब टूटने वाली जो चीज है, शिवसेना का तो जो था हो गया, और एक आज चला गया, 2 कल चला जाए, कल परसों 4 वापस आ जाए या कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, लेकिन क्या इसमें मीनवाइल आपको लगता है कि एनसीपी में भी कहीं कोई गुंजाइश है, या अब अगली टारगेट एनसीपी होगा या कांग्रेस होगा? इंतजार कीजिए, ये सारा खेल पवार साहब अब इस उम्र में, अब
तो राजनीति में उनको भी पता है उनकी फिजिकल कंडीशन भी नहीं है। आम जो पॉलिटिकल, ही इज अ पॉलिटिकल मास्टर नो डाउट, वो तो है, पर उनको अब दो ही चीज नजर आता है सामने। एक आता है सुप्रिया सुले, दूसरा आता है बीसीसीआई। अब सुप्रिया सुले को कैसे एडजस्ट करना है उसके लिए उनको राजनीति करनी है, बीसीसीआई को कैसे कंटिन्यू करना है उसके लिए उनको केंद्र से राजनीति करनी है। आप जानते हैं राहुल जी, आप भी मुस्कुरा दिए, किसका नाम आ रहा है पता ही है। तो ये सारा खेल वही है, बीसीसीआई पे पकड़ पैसे के लिए, सुप्रिया सुले के साथ राजनीति, और जब तक पवार साहब है सुप्रिया सुले की राजनीति है। आई मे बी टेकन रॉन्ग, इस पे हो सकता है कि मेरे पे कुछ बातें भी आए, पर फैक्ट यही है। पवार साहब आज की तारीख में राजनीति क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं? जो उनके साथ साथ घुस के आए थे, तारिक भी तो चले गए कांग्रेस में। इन लोगों ने बड़ी कहानी बनाई थी ना, सोनिया इटालियन इटालियन इटालियन, आज तारिक वहां है, तलवे चाट रहे हैं ना भैया। राजनीति में पलड़ा बदलना कोई शरद पवार से सीखे। मैं ये नहीं कहूंगा पलड़ा नहीं बदला उन्होंने, पर उन्होंने उनकी राजनीति वाकई मैं ये कहूंगा महाराष्ट्र में वो चाणक्य के रोल में है, नॉट इन अ पॉजिटिव मैनर। वो चंद्रगुप्त को बैठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो चंद्रगुप्त को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। चाणक्य के दो रोल हो सकते हैं ना। चाणक्य जब हम नाम कहते हैं तो हम साम दाम दंड भेद यही इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी को बनाने के लिए या किसी को बिगाड़ने के लिए। पर चाणक्य तो चाणक्य ही रहेगा, चाहे वो किसी को बनाएगा या बिगाड़ेगा। आज की तारीख में पवार महाराष्ट्र में वही पावर लेके खड़े हैं जो पवार का पावर था। लॉस हुआ उद्धव को, गेन हुआ बीजेपी को। बीच वाले जो हैं वो बीच पे हैं, यानी कि बीच, मुंबई इज नोन फॉर इट्स बीचेस, वहीं तक रह जाएंगे, उनकी राजनीति वहीं तक रहेगी। जैसा राजीव जी ने भी कहा, अनटिल एंड अनलेस यू हैव द पॉपुलर सपोर्ट, मुंबई में हो, ठाणे में हो, कोंकण में हो, या कहीं हो फॉर दैट मैटर, आम जनता इस बात को समझ रही है कि ये राजनीति पूरी तरह से इस बात के लिए है कि ठाकरेज नेम महाराष्ट्र से हटा दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि आम जनता इस बात को सहन करेगी या पसंद करेगी। 2024 कोविड, ये इनका 2.5 साल इंतजार कर लें हम। 2.5 साल तो इलेक्टेड हैं, 164 के साथ हैं तो इलेक्टेड हैं। बीच में कोई नहीं कह सकता, इनमें से भी 20-25 जो हैं इनका मन साफ हो जाए। देखिए नेताओं के साथ क्या एक होता है ना, नेताओं के साथ बड़ा एक बड़ी चीज देखी गई है, कभी कभी उनका कॉन्शियस जो है ना वो जिंदा हो जाता है और उनका मन बदलाव हो जाता है, और कहते हैं हम भटक गए थे। जब उनको ये रियलाइज होता है कि हम दोबारा आ नहीं सकते तो वो भटकाव का बहाना करके वापस आ जाते हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग वापस आ जाए, और जब वापस आएंगे तो फिर वही स्थिति होगी। पर भारतीय बिल्कुल राजनीति में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है ना। एक तो मन भटक गया था साहब, घर वापसी, और दूसरा जो था किसी मामले फंसाओ तो तबीयत खराब। ये बड़ा ऑल ऑफ अ सडन देखने को मिलता है। राजीव, कांग्रेस में एक चीज में एनसीपी फैक्टर, दूसरा कांग्रेस का फैक्टर है। क्योंकि कांग्रेस पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा अगर टूटे हैं, किसी के लोग टूटे तो वो कांग्रेस पार्टी है। सबसे ज्यादा एमएलए चाहे वो एमपी हो। कम से कम 2.5 साल इस जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी, इसके बहाने कम से कम कांग्रेस की एक संभावित टूट बच गई। अब जो सेंधमारी, चूंकि अब सरकार तो रही नहीं है, अब बीजेपी मास्टर रोल में है, तो क्या फिर कांग्रेस की तरफ भी आपको लग रहा है कि तोड़फोड़ की कोशिशें की जाएंगी? जाहिर है, देखिए वो एक इनका एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस को, पर मैं अजय की बात से भी सहमत हूँ कि कांग्रेस को जिंदा रखना भी इनकी एक मजबूरी है, वो चीज़ भी है।
देखिए, इसमें बीजेपी से ज्यादा अहम है कांग्रेस का खुद का रोल। अब चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें या साथ में गुजरात की बात करें, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप नई जनरेशन को क्या ऑफर कर रहे हैं। वाई शुड समबडी ज्वाइन कांग्रेस, वाई शुड समबडी कम टू द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस क्या होप दे रही है आपके लिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। बीजेपी तो कोशिश करेगी, सेंधमारी क्या है, मतलब कि आपको नंबर्स बढ़ाने हैं, आपको एक लोकल लेवल, कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ आपके रीजनल फैक्टर्स भी होते हैं, आपको कुछ सीटें तोड़ फोड़ करके भी दिखाना है, कुछ आपको ऊपर से भी हुक्म मिला होता है कि नहीं आप ये कराइए। ऐसा इंस्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत बड़ी चीज होती है ना किसी पार्टी में, वो तमाम चीजें हैं वो करेंगी। पर कांग्रेस के पास इस समय सबसे बड़ा क्राइसिस वो है कि आप क्या कोई ऐसा लीडर जो जिसकी अपील हो ना लोगों में, कि लोग आपके पास आए तो क्यों आए। देखिए, एनसीपी की भी कोई, मतलब एनसीपी आपने जिस तरह कहा कि कहने को तो नेशनल पार्टी दिखती है, पर एनसीपी कहाँ सिमटी हुई है। एनसीपी ठीक है, वो जो नेता कभी कांग्रेस छोड़ता है, कभी बीजेपी छोड़ता है, कहीं का नहीं होता, वो जाके एनसीपी ज्वाइन करता है। पंजाब में देखा हमने, गुजरात में देखा हमने कि वो ज्वाइन करते हैं, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चुनाव भी लड़ते हैं, फिर मामला वही घूम फिर के खत्म हो जाता है। तो अपना जब आप कांग्रेस को खुद को ये देखना बहुत जरूरी है। और देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा आज, मतलब मेरे सोर्सेज का जो कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप को महाराष्ट्र में हो रही सुबुगाहट का अप्रैल एंड से पता था। अब उसके बावजूद करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए, वो अब आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी खामियां हैं इस पार्टी में, वो देखना बहुत जरूरी है। मतलब मेरे सोर्सेज का ये बताना है कि टुवर्ड्स अप्रैल एंड एक तरह से ये हरकत शुरू हो गई थी, मतलब दौर जो था वो होता है सरकार गिराने का, जो भी घटनाएं होती हैं वो शुरू हो चुकी थी, और जिसकी खबर कांग्रेस में एआईसीसी में बता दी गई थी। और उसके बावजूद कुछ करेक्टिव मेजर्स दिए गए, नहीं दिए गए, प्रिवेंट हो सकता था, नहीं हो सकता, वो तो तमाम चीजें बात की बात है। कांग्रेस के लिए खुद के लिए चैलेंजेस है ना ये। और आज भी वही है कि आप चाहे देखिए, शिवसेना आप जो बात कर रहे हैं कि भाई ठाकरे मुक्त हो सकती है या शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र हो सकता है, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शिवसेना के ठाकरे हो गए या जो इनका काडर है, वो आज भी ग्राउंड कनेक्ट दिख रहा है ना, जो कि कांग्रेस के पास इतना नहीं दिख रहा। अब एनसीपी की आप बात करें, सुप्रिया सुले की बात करते हैं आप, या पवार की बात करते हो, ठीक है, उनकी एक वो चल रही है रीजन में अभी तक। अगर ये ग्राउंड कनेक्ट है तो आप सर्वाइव करेंगे, नहीं है तो आप जो होगा। अब ये सेंधमारी जो है, ये तो एक मतलब बहुत छोटी सी चीज रहेगी ना। और खासतौर पे जब हम देख रहे हैं कि जहाँ ईडी फैक्टर, सीबीआई फैक्टर, आईटी फैक्टर ये काम करने लग जाए, तो सेंधमारी क्या मतलब, तो सेंधमारी टर्म को आप अगर ब्लैकमेल भी कह लें तो वो भी चलता है। अब इस समय जोक क्या है, मतलब आप महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जोक चल रहा है कि ईडी को शायद अपना दफ्तर अब महाराष्ट्र में बंद करना पड़े और सारा का रास्ता साफ, जरूरत पड़े तो छत्तीसगढ़ या झारखंड में शिफ्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ तक जा रहे हैं। जी राहुल। राजीव, आपने जो बात की, दरअसल ये क्वेश्चन शिवसेना के सामने बहुत बड़ा था। देखिए, कांग्रेस शुरू से ही बहुत कंफर्टेबल इस अलायंस में नहीं थी, हालांकि बाद में धीमे धीमे रफ्ता रफ्ता वो आगे थे, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो नेशनल वाइड है। क्योंकि शरद पवार का जो स्टेक है मोटे तौर पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, बाकी जगह वही जो आपने कहा कि मैं तुम वादी को जहां टिकट नहीं मिल रहा तो वहां पे सिंबल पकड़ा दो। कांग्रेस में आपने कहा कि सुबुगाहट थी, वो सब हो गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को पता नहीं लगा एक के बाद इतनी बड़ी बगावत और मुख्यमंत्री को पता ना हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अजय जी, इस सारे खेल में एक चीज देखिए, इसमें अगर फौरी तौर पे लूजर है तो शिवसेना है, लेकिन फाइनल अगर लेटर ऑन गेनर होगा तो वो एनसीपी, इधर बीजेपी या फिर कांग्रेस। कांग्रेस भी इसमें थोड़ी छोटी बड़ी गेंदर इसमें हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस अलायंस से बाहर आने के बाद, जो फिलहाल जो मोटे तौर पे जो सरकार गिरने के बाद, कांग्रेस को इसमें कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? मुझे तो नहीं क्योंकि लगता है पिछला कि चुनाव कांग्रेस अगर आपको याद हो, पिछला चुनाव अगर आपको याद हो, शायद एनसीपी कांग्रेस अलग अलग लड़े थे, टाई अप नहीं हो पाया था। तो उसके बाद ये जो सीटें आई थी, उसके बाद ये सीटें आई थी, इट वॉज देखिए नॉट ए बैड परफॉर्मेंस। राहुल जी, ऐसा है ना कि कांग्रेस ने अगर आज से 5 साल पहले ये डिसाइड कर लिया होता
कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे लड़ेंगे, अलायंस में नहीं जाएंगे, तो शायद उनका जो बेस लेवल तक जो पार्टी काडर था वो जिंदा रहता, वो अलाइव रहता। आपने अपने सीट्स को अंडर अलायंस कॉम्प्रोमाइज किया और दूसरों को दिया, क्योंकि आपको लगा कि शायद इनके बहाने हम कहीं ना कहीं पावर में आ जाए, क्योंकि आप एक डर गए, आप में एक डर समा गया कि भारतीय जनता पार्टी आपको खत्म करने में लगा हुआ है। अरे मेरा कांग्रेस से एक बात कहना है कि आप भारतीय जनता, जैसे राजीव जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है राहुल जी, आपने भी इस पे सवाल किया था, कांग्रेस मुक्त भारत। मेरा कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आपने कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दिया ना। बिल्कुल। आपके ज्यादातर जो मैं कहूंगा 10% जो आपके बड़े नेता आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो तो कांग्रेस से ही आए हैं। और आपके जो बेस लेवल के नेता थे उनको छोड़कर आपने कांग्रेसियों को जगह दे दी, क्योंकि आपको लगा कि कांग्रेस को हटाने के लिए इनको जगह देना जरूरी है। आपको ये समझ में आना चाहिए था, जो बीजेपी का एक स्टैंडर्ड था, आरएसएस का एक स्टैंडर्ड था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड करना, वो तो खत्म हो गया ना। आम जनता को तो समझ में आ गया कि आप भी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स में लगे हैं। आप उन्हीं लोगों को ला रहे हैं जो आइडियोलॉजी बदलने की आदत है, जिनको आज आपके साथ हैं, कल को आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। आपने उनको तरजीह दी। आपके जो कार्डर हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो इलेक्टर्स हैं, उनके दिमाग में भी ये बात बैठती जा रही है कि जरूरत पड़ने पे ये पार्टी कांग्रेस के ही नेताओं को जगह देगी, सीट्स देगी। 2024 हो या स्नैप पॉल्स हो, एकनाथ शिंदे हो, या नॉर्थ ईस्ट में भरे पड़े हैं लोग, या राजस्थान में हो या भोपाल में हो, आप अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए, आप अपनी जगह पकड़ने के लिए आपने ट्रेटर्स को जगह दिया। आपको क्या लगता है ये आपका साथ देंगे? जब वो एक आइडियोलॉजी पे खड़े होकर चेंज कर सकते हैं, तो आज आपके साथ तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी उनकी, बदलने में समय क्या लगेगा? तो कांग्रेस मुक्त करते करते आपने कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना दिया। ठाकरे मुक्त करते करते ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि आप कुछ नया वहां एक जॉनर खड़ा कर दें जो कि आपको ही खतरनाक कर दे। और कांग्रेस का जहां तक सवाल होता है, कांग्रेस अगर ये चीज समझ जाता ना, कांग्रेस के समझ में जो केंद्रीय नेतृत्व है वो, राहुल जी आप एक चीज जान लीजिए, गांधी, सोनिया हो, प्रियंका हो, राहुल हो, वो नेता नहीं है, वो प्रॉप्ड अप नेता है, जिसको कहते हैं ना डंडे में खड़ा करके एक फेस। जैसे हमारे यहाँ आंदोलन होता है ना, तो आंदोलन पे एक बोर्ड होता है, उसमें एक चेहरा होता है, बस वही है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है ना, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हुए पिछले दिनों में, वो सब आपस में ही इतना लड़े रहते थे। इंटरनल फाइट कांग्रेस में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस इंटरनल फाइट को खत्म करने के लिए, रीच आउट करने के लिए, कंक्लूजन और एक कंक्लूसिव स्टैंड लेने के लिए एक नाम चाहिए होता है, चेहरा चाहिए होता है, जिसके नाम पे आप बजा सकें। गलतियां कोई करे, सुने कोई, वही है गांधी। ठीक है। तो कांग्रेस को अब एक लाइन लेना चाहिए कि दे शुड टेक अ कॉल कि फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स स्टेट इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन हो, इंडिपेंडेंट लड़ जाओ, क्या होगा 5 साल और। बिल्कुल। राजीव, इससे कोइंसिडेंस की नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, स्पीकर पहले वही थे, स्टेप डाउन करने के बाद वो अध्यक्ष बनाए गए, तो उससे पहले वो बीजेपी में भी रहे हैं। वो शुरू से एक बात लगातार कहते रहे थे कि हमें सेपरेट रहना चाहिए, हमें अपना वजूद बनाना चाहिए। वो इस पक्ष में शुरू से लगातार वो जमीन पर लड़ने के मूड में रहे हैं। हालात अभी इससे कोई, अभी दूसरा कोइंसिडेंस ये कि सरकार चुकी अब गिरी गई है, तो क्या अब कांग्रेस के लिए स्पेस है इसमें? क्योंकि गेनर की जो स्थिति आएगी इसमें, देखिए लूजर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना, फौरी तौर पे भी, और बाद में जो अगर नुकसान अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो शिवसेना को ही होगा। गेनर वाली स्थिति में जो आता है वो एनसीपी और कांग्रेस है या बीजेपी है।
लेकिन बीजेपी की भी कहानी एक है कि बीजेपी को जो वोट मिलता है, जो बीजेपी की सरकारें बनती हैं, जब बीजेपी जब बड़ी संख्या आती है, उसमें शिवसेना का एक बहुत बड़ा रोल हमेशा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास डेफिनेटली एक बात वही है ना कि आप अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं या नहीं करते हैं। आपदा में अल्टीमेटली जब आप जा रहे हैं एनसीपी के साथ या शिवसेना के साथ, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कोर आइडियोलॉजी से तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। तो आज हालत तो ये है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी कहाँ है। अजय की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 5 साल और ज्यादा पर क्यों ना एक मतलब ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि एक नेशनल लेवल पे जरूरत है, हर स्टेट में ये जरूरत है कि आप कम से कम लोगों से सीधा संवाद कायम करें और फिर वो संवाद वहीं ना छोड़ दें। उसके बाद वो कंसिस्टेंसी लगातार डे आफ्टर डे आपको दिखना होगा सड़क पर, आपको हर मुद्दे पे दिखना होगा और अपनी आइडियोलॉजी के साथ दिखिए ना आप। अब जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक वो समय था, हम शिवसेना को मोर राइट देन राइट भी देखा है हमने। बाबरी आंदोलन से के शुरू का दौर देखिए या महाराष्ट्र में शिवसेना का उस समय का किरदार देखिए आप, तो उसके सामने तो बीजेपी भी कुछ नहीं नजर आती थी आपको। बीजेपी जहां सिर्फ एक थ्योरेटिकल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे बात कर रही थी, तो वहां तो ग्राउंड पे एक्शन दिखता था आपको महाराष्ट्र में। एक वो भी दौर था। और क्या हम और आप उस दौर के हैं, अजय भी हैं, क्या हमने कभी 80s में सोचा था कि कांग्रेस और शिवसेना का भी अलायंस कहीं देखने को मिलेगा, ये सरकार बनती देखने को मिलेगी? और ठीक है, हम कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिज्म है या आपका एक प्रैक्टिकल कह लीजिए, अगर आप जो जस्टिफाई करेगा कि ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द वे। आज कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। और कांग्रेस वाला, और इसमें मैं सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, आपकी इवन जो इकोनॉमिक थॉट है उसको, उस पर भी आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। और जबकि आपने डिलीवर किया है। अगर जो हम इसी कांग्रेस की बात करें और अगर जो हम इसी कांग्रेस की प्रो सोशलिस्ट स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो नेशनलाइजेशन से बड़ा स्टेप कोई नहीं था इस देश में। और अगर इसी कांग्रेस की हम बात करें कि नियो लिबरल मॉडल भी इसी कांग्रेस की देन है, और उसके भी सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो थे, बेनिफिट्स भी देखे जा सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान होने थे, वो भी अब दिख रहे हैं, क्योंकि उसको सस्टेन नहीं कर पाई ये जो मौजूदा सरकारें रही। पर कांग्रेस की जो अपनी एक कोर आइडियोलॉजी, आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर? आज शिवसेना एक मॉडरेट हिंदुत्व फोर्स नजर आ रही है, और आप तो मॉडरेट के भी मॉडरेट हैं, आप तो सॉफ्ट हिंदुत्व के भी सुपर सॉफ्ट हिंदुत्व बनते जा रहे हैं। क्यों? आपकी क्या कंपल्शन है? क्यों नहीं आप ये कह सकते कि ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दीज वर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय गांधी एंड नेहरू, हम इस पे खड़े हैं। सरदार पटेल भी इस पे खड़े थे, हम भी खड़े हैं, और आज भी खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। ये जो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थितियां हैं, ये मतलब आपको तो ये ना कि आप अल्टीमेटली क्या आप रॉक बॉटम तो हिट कर ही चुके हैं। अब उसके नीचे अगर जो आप खुद ही जाना चाहते हैं खोद के, तो वो एक अलग बात। तो आपके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, ठीक है, लोगों से संवाद कायम कीजिए, देखिए लोगों को क्या चाहिए। मतलब लेटेस्ट एग्जांपल आप देखिए तो दिल्ली में देख लीजिए ना, केवल एक वृंदाकरात की जरूरत थी, आज कम से कम उस वृंदाकरात के नाम पे दोबारा सीपीएम की बात तो हो रही है, नैरेटिव तो है। कहीं बुलडोजर आता है तो पहले लेफ्ट के लोगों को फोन तो जाता है, शुरुआत तो यहीं से होती है ना। तो आप ये मतलब सिर्फ एक हिस्सा बनना, कॉम्प्रोमाइज करना, ऐसे आप रेलेवेंट नहीं रह पाएंगे। देखिए, दौड़ को अपने दौड़ लगानी होती है, हार जीत बात की बात होती है। साइडलाइन में खड़े होकर देखना जो है वो कुछ बात नहीं बनती। जी राम। बिल्कुल, आपने आत्मबल की कहने की बात की, तो आत्मबल की बात तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा एक गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर 10 साल प्रधानमंत्री रह सकते तो नरेंद्र मोदी ठीक है, वो तो पॉलिटिकल है, प्योर पॉलिटिकल है, आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। तो अगर उनको दूसरा टर्म मिल गया तो इतना आप क्यों, आपका मोरल इतना डाउन हो गया कि दोबारा आएंगे हम नहीं आएंगे? तो ये जाहिर सी बात है, ये सोचने का विषय कांग्रेस के लिए है। अजय जी, इस पूरे जो पूरा ये क्राइसिस है महाराष्ट्र का, शिवसेना का, विद इन शिवसेना, क्या आपको लगता है कि इसके बहाने कोई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई लाइन
आसपास आती नजर आ रही है, ये आ सकती है, ऐसे कोई आपको तवक्को है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राज ठाकरे सिर्फ अपनी राजनीति खेलना चाहते हैं, इसीलिए एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने बात भी करी थी। और जहां तक उद्धव का सवाल है, उद्धव को पता है कि राज ठाकरे को अपने साथ लेकर वो अपनी ही कब्र खोद देंगे। आदित्य जो उनका बेटा है, ही स्ट्रॉन्ग इनफ, और एज के साथ ही विल बी कमिंग अप, आई एम वेरी श्योर। और आने वाले समय में, टेक माई वर्ड्स, ये जो एमएनएस है, एकनाथ है, स्प्लिंटर ग्रुप, आने वाले समय में इनको समझ में आ जाएगा। शायद इसका बेनिफिट इन दो हिंदुत्व धुरे जो पोलराइज्ड ग्रुप्स हैं, बीजेपी और शिवसेना, जो एक एमर्ज करेगा इन अ स्ट्रॉन्गर वे, इनकी लड़ाई में कहीं नॉन हिंदुत्व पार्टीज को फायदा ना हो जाए, यही देखना है। राहुल जी, बिल्कुल, मैं वही इशारा कर रहा था कि गेनर वाली स्थिति आएगी, जैसे एनसीपी और कांग्रेस, चूंकि उनका वो तो दोनों बाइफरकेट हो गई है, वरना वोट बैंक तो दोनों का एक ही है। राहुल जी, मैं जरा निकल रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट फोन आ जी, गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव। इस अब जो पूरी स्थिति बन रही है, तो क्या आपको इसमें ये लग रहा है कि एक तो कोर्ट की तरफ सबकी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर है, क्योंकि बहुत सुनवाई होनी है इसमें, और दूसरी चीज ये है कि ये सारी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि विप बनाया गया था, विप हटा दिया गया, ये सारी चीजें तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, कौन सा निर्णय सही था, कौन सा गलत था, वो कोर्ट में आगे, कोर्ट का रुख इसमें क्या रहता है। लेकिन अब इसके बाद जो ये महाविकास अघाड़ी का जो एक फॉर्मेट है, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में आगे जाएगा, या ये भी स्प्लिट होगा? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो किसी भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर मेन चीज अभी ये है कि बात आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक अभी मामला गया है, क्या गारंटी है कि 11 तारीख को ही डिसीजन आ जाएगा? तो मतलब ये जो अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, ये जो चलती है, तो इससे लॉस किसका? अल्टीमेटली पब्लिक का, स्टेट का लॉस है ना। ये फर्म डिसीजंस क्या आते हैं, क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, तो ये अनसर्टेनिटी जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इसी अनसर्टेनिटी को देखते हुए, जिस तरह आपको याद होगा कि हमारे यहाँ थर्ड फ्रंट के एक्सपेरिमेंट्स जो फेल हुए, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी रहती थी, अनसर्टेनिटी से फिर लोग उकता जाते थे, फिर एक पार्टी को वोट देते थे। तो ये भी हो सकता है कि अगली बार अगर ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा चलती है और ये जो एक सर्कस चल रही है, इसको हटाओ, इसको बनाओ, इसको लाओ, इसको भेजो, तो हो सकता है लोग उससे भी उकता जाए और कल को एक तरफा अपना वोट भी डाल सकते हैं लोग जब भी चुनाव होते हैं। देखना तो ये होगा कि जो शायद मुंबई के कॉरपोरेशन चुनाव होने हैं, उसमें भी आपको पब्लिक का मूड जो है वो दिख जाएगा, क्या है, कैसा है। गुजरात चुनाव है, आज के हालात में राजीव, जो हालात अब बने हैं, क्योंकि टूट शिवसेना के अंदर हुई है, लोग उनके पास से गए हैं, या दुकान जो है उनकी लुटी है राजनीतिक, तो क्या उनके लिए महाविकास, ठीक है, जो नुकसान होना परसेप्ट तौर पर तो हो गया साथ आने के बाद, मुझे लगता नहीं कि ये तो मीडिया का जो एक मिनिस्टर मीडिया जो हवाबाजी है तमाम, जो या जो राष्ट्रवादी जमात है, जो उनके तमाम जो जमाती हैं, वो जो ट्रेंड कराते हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक कोई उद्धव ठाकरे की अपनी छवि भी पूरे एज चीफ मिनिस्टर रही है, पूरा कोरोना काल गया है, बहुत एक धीर गंभीर शांति के साथ वो काम करते नजर आए हैं, तो एक परसेप्शन। अब लोग कहते हैं कि साहब बड़ा भारी गलती किया, तो सवाल वो जवानी खत्म हो गए जब बाला साहब ठाकरे बीजेपी को कमलाबाई बोला करते थे, अगर आपको याद हो। तो बाला ठाकरे थे, शरद पवार को सीधा बोलते थे कि साहब दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जिसका जिक्र भी अजय ने किया था कि वो लेकिन ट्रस्ट वर्दी वो नहीं है, तो वो बाला साहब ठाकरे। अब वक्त बदल गया, आप बिना पावर के, बिना पोर्टफोलियो के अब राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो शायद वो चीज समझाई गई होगी उद्धव ठाकरे को, तभी ये पूरा जो एक कोलिशन जो बना था, शायद उसी की बिना पे बना था। तो आगे आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे के लिए अब इसमें कंटिन्यू करने में ही है, या फिर वो चाहेंगे नहीं सेपरेट में चला जाए? नहीं, फॉर द टाइम बीइंग तो देखिए, आपका एक बना बनाया अलायंस है, उसमें वो फिलहाल तो रहेंगे। हाँ, विद इन शिवसेना जो होता है, विद इन शिवसेना अगर ये वो स्प्लिट होता है, जो स्प्लिंटर ग्रुप तो बन ही गया है, पर शिवसेना, असली शिवसेना कौन, क्या आगे जो स्ट्रैटेजीज है, वो एक अलग चीज है। और फॉर द टाइम बीइंग आपने जिस तरह कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार को बहुत कॉर्नर से अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। आपने कोरोना का जिक्र किया, एक चीज। दूसरी चीज जो आज इस देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, कम्युनल स्ट्राइक, कम से कम वो देखने को महाराष्ट्र में नहीं है। वो एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
और शिवसेना का मुख्यमंत्री रहते हुए वो एक होना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज थी। वो जिस तरह की बाकी स्टेट्स में आप देखिए क्या हालत चल रही है, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट थी। उद्धव ठाकरे आगे क्या स्ट्रैटेजी लेते हैं वो एक अलग चीज है। देखिए बात तो यह थी, कोलिशन पॉलिटिक्स भी एक रियलिटी बन चुकी है अब इस देश की। अब मतलब कोलिशन, ये एनडीए आप पिछली 2 बार छोड़ दीजिए जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल लिया है, बट अदरवाइज तो कोलिशंस ही एक तरह से पिछले 20-25 सालों से चल रहे हैं और स्टेट्स में भी वही हालत है। तो जब कोलिशंस में बात आती है तो फिर जिसका जितना ज्यादा स्ट्रेंथ या जितनी ज्यादा उसकी प्रेजेंस वो चीज आती है। तो बात ये, महाराष्ट्र का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आप ये अगर ये कहें कि उद्धव के लिए पर्दा डाउन है, तो शिवसेना माइनस ठाकरे क्या है ये भी तो देखिए ना आप। आज लोग अगर ये शिवसेना की बात करते हैं तो बाला साहब की बात होती है ना, ठाकरे इसकी बात होती है, चाहे फिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जो भी डिस्कशन होता है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है ना अभी तक। वो इतनी जल्दी इग्नोर नहीं होगा, इतनी जल्दी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। अभी बिल्कुल एक पॉलिटिकल खेल है, पॉसिबिलिटीज हैं, परम्यूटेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, कल को क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीजें हैं। और अभी तो सबसे पहली चीज तो है कि अभी कोर्ट क्या रुख अपनाता है। कोर्ट का एक अगर ये कोई फैसला उद्धव के फेवर में आता है या ऑब्जर्वेशंस भी आती हैं, मतलब फैसला ना भी है, मैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ, अगर वो ऑब्जर्वेशंस भी उद्धव के फेवर में थोड़ी सी भी आती है तो पब्लिक परसेप्शन क्या है उसमें, लोग क्या समझते हैं, पब्लिक सपोर्ट के बगैर कुछ होता नहीं है, तो तमाम चीजें अभी सामने आई। बिल्कुल आप कह रहे हैं खेल खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना ये, मेरी व्यक्तिगत राय है कि खेल दरअसल अब शुरू होगा और कई कॉर्नर पे खेल शुरू होगा विद इन शिवसेना और एज होल पूरे जो स्टेट की राजनीति वो एक नए डायमेंशन पे आ सकती है। क्योंकि और दूसरा, बीजेपी में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से बैकडोर में रखा गया है, मतलब पीछे रखा गया है, तो वहां भी एक अनरेस्ट है, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स या पोस्ट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक चीज और भी है कि इसका फॉल आउट जो है वो बाकी स्टेट्स में भी होगा। बिल्कुल, अगले साल याद करिए कर्नाटक का भी चुनाव है और जिस तरीके से वहां पर येदियुरप्पा को हटाया गया है ना, और जिस तरह मतलब वहां पर नए मुख्यमंत्री लाए गए, हम सब जानते हैं कि क्या माहौल था। बीजेपी के अंदर भी वो अनरेस्ट है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, भले ही वो अभी बाहर उस तरीके से नहीं आ रहा है। गुजरात में जिस तरह हटाया गया रूपाणी को एकदम, और उसके बाद जो दावेदार थे वो भी किनारे कर दिए गए, एक बिल्कुल ये मतलब ठीक है। आज मतलब बात ये है क्योंकि सेंटर में बीजेपी के पास उस तरह की एक ब्रूट मेजॉरिटी है, तो साथ साथ पॉलिटिकल एरोगेंस भी है हाईकमांड की, क्योंकि इतने पावरफुल है। अब ये कि अपने ही लोग अनरेस्ट तो है, अब वो कब वोकल होता है, कब चीजें बाहर आती है, वो बात की बातें। इसका ठीक है, जो है वो बाकी जगह भी जाएगा। बिल्कुल। एक शब्द काफी चला था, आपदा में अवसर, लेकिन मैं उसके बरक्स दूसरी बात कहता हूं। जब आपके सामने एक चुनौती होती है, जब आपके सामने एक बहुत बुरा वक्त होता है, तो वो वक्त दरअसल आपको निखारने का होता है। उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री, उनमें कमियां भी रही होंगी और सबसे बड़ी कमी ये कि इतनी बड़ी बगावत कुकर में पक रही थी, आपको पता नहीं लगा, आप ट्रस्ट कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ी सफलता उनकी है। लेकिन उसके अलावा मुख्यमंत्री तौर पर उन्होंने अपना इंप्रेशन भी छोड़ा है। अब जबकि शिवसेना में स्प्लिट हुई है, शिव सैनिक को बीजेपी ने, कथित शिव सैनिक को या बागियों के नेता को मुख्यमंत्री बनाया, तो जाहिर सी बात है कि जो शिवसेना का जो कैडर है वो बहुत कमिटेड कैडर माना जाता है। खासतौर पर ये पूरा अगर साउथ वगैरह छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें, तो उसमें बहुत कमिटेड कैडर है। तो वो कैसे शिफ्ट और कहां शिफ्ट करेगा। दूसरी चीज है कि जब हिंदुत्व की बात आती है, हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व, महाराष्ट्र का जो हिंदुत्व है दरअसल उस हिंदुत्व से पहले मराठी मानुस है, तो मराठी मानुस में हिंदुत्व का तड़का लग जाता है साथ साथ में, तो वो सारी चीजें आएंगी। तो कुल मिलाकर ये कि महाराष्ट्र की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सरकार बदली, एक सरकार गिरी है, दूसरी बनी है, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अनिश्चितताओं के साथ, अनिश्चितता की बुनियाद पर खड़ी है, क्योंकि बहुत सारे इशू हैं जो भी एड्रेस नहीं हुए हैं। मामला बिकॉज मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो वहां बहुत सारी चीजें हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष के अधिकार पे सवाल है और राज्यपाल की भूमिका तमाम तरह की चीज है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक लिहाज से, विशुद्ध राजनीतिक लिहाज से देखें तो शिवसेना, तो महाराष्ट्र में असली खेल राजनीति का, एक नई राजनीति का या नए पड़ाव का या नए एक, चाहे वो गठबंधन के लिहाज से कहें या इवन एज होल सेपरेट राजनीति की बात करें, तो गेनर एनसीपी या कांग्रेस भी उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज भविष्य पर निर्भर करेगा। राजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर इसी तरह से किसी मुद्दे पर चर्चा चिंतन होगा, तब तक के लिए नमस्कार।